हम लोगों ने देखा था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जो हम लोग का चैप्टर था यूनिट 3। हम लोग यूनिट 3 में आ गए हैं। वहाँ से हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हम लोग शुरू किए थे। उसमें से पहला था हमारा हीट। फिर हमने हीट के बारे में जाना था, हीट का यूनिट, हीट क्या है, हीट क्या, और अर्ग के में बीच में जो जूल और अर्ग का है उसके बीच में एक रिलेशनशिप को हमने जाना था। फिर हम टेम्परेचर के ऊपर आए थे, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था। फिर उसका टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, फिर हीट एंड टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस था, और ये 3 स्केल जो हम लोग लाइफ में यूज सर करते हैं। हाँ सही राम बोलिए। सर मैं कल अब्सेंट था सर, इसको थोड़ा सा बता दीजिएगा यहाँ से। अच्छा, वो ये वाला ना स्केल को, यस सर। देखिए मैं स्टार्टिंग से एक बार लेके चलता हूँ। जैसे कि यहाँ पे था थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसमें दो, हम लोग एक्चुअली इसके अंदर 3 पार्ट रहेगा। एक हीट है, हीट में हम लोग देखेंगे ये वाला जो है थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट, और तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे थर्मोडायनामिक्स। तो इस चैप्टर में आप लोगों को 3 पीपीटी मिलेगा। जैसे आज ये कंप्लीट मैं कर दूंगा, तो ये पीपीटी आज मैं आपको दे दूंगा। कल फिर हम लोग नया शुरू करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो हीट जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं चलिए धनीराम ऑप्शन था तो थोड़ा सा मैं इसको मतलब जो मेन मेन पॉइंट है उन सब के बारे। तो ये जो है रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। रैंडम मोशन का मतलब हो या लगातार अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन, मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर मोशन हो तो वहां पे हीट जनरेट होता है। जैसे कि हम लोग देखते थे कि जब हम लोग ये पंप से हम लोग चक्का में एयर डालते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग देखिए पंप को यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे एट द बॉटम टच करेंगे तो वहाँ पे हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेंडम मोशन होता है, बार बार हमको पंप को का जो पिस्टन होता है ऊपर नीचे होता है, जिस वजह से वहाँ पे हीट जनरेट हो जाता है। जब ये फैन है, ये जो हम लोग फैन देखते हैं, फैन जब 1 घंटा या 2 घंटा या 4 घंटा घूम जाए तो फैन को अगर हम लोग टच करेंगे तो वो गर्म हीट लगता है कि वो बहुत हॉट है, गर्म हो गया है। तो ये एनर्जी का फॉर्म है, और ये जनरेट होता है रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर रैंडम मोशन हो तो वहां पे हीट जनरेट होता है। फिर मैंने बात किया था कि ये जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, यानी मैकेनिकल एनर्जी को ही ये कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। और इसका जो फ्लो, जिसका ये जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की ट्रांसफर होता है, फ्लो होता है, फ्लो ऑफ हीट का। इसका यह चूंकि यह हीट एक एनर्जी है, तो इसका ऐसा यूनिट जो एनर्जी का होता है वही ऐसा यूनिट हीट का भी होगा। तो हम लोग जानते हैं एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो हीट का भी ऐसा यूनिट हम लोग ऐसा यूनिट जूल होगा। और इसका सीजीएस सिस्टम में अर्ग है, और जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन होता है 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। फिर हम लोग देखे थे टेम्परेचर। जहाँ पे हीट की बात हुई तो वहां पे टेम्परेचर आएगा। तो टेम्परेचर क्या है? एक बॉडी, मतलब टेम्परेचर को जस्ट एक पैरामीटर है। टेम्परेचर जो पैरामीटर विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी, कि एक बॉडी कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, टेम्परेचर हमें ये बताता है। याद कीजिए जब हम लोगों को फीवर होता है, बुखार होता है, तो हम लोग टेम्परेचर बॉडी में लगाते हैं तो पता चलता है कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरा बॉडी टेम्परेचर है। तो हम क्या कहते हैं वहां पे कि मुझे बुखार है। तो बुखार कैसे पता चला? यानी मेरा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर था 98.5 या फिर कहें कि 98.6 रहता है, उससे अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ गया तो हम कहते हैं कि मेरा मुझे फीवर हो गया है। तो यानी हम टेम्परेचर हमें ये बताता है कि बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है। दैट मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, कि बॉडी कितना ठंडा है और कितना गर्म है, इस चीज को बताता है हमें टेम्परेचर। इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है। और एक अदर जो हम लोग का मोस्ट कॉमन यूनिट हम लोग यूज करते हैं वह डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये क्या है? यह डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ द बॉडी। दूसरा इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है।
यह जो एग्जिस्ट करता है ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यह रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण होता है, और ये जो बताता है, यह सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि हीट का फ्लो का डायरेक्शन किधर होगा। टेम्परेचर हमें ये बताता है। सपोज कीजिए दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, हम लोग जानते नहीं है कि इसका टेम्परेचर कितना है। मैंने थर्मामीटर लगाया, इसका चेक किया, इसका टेम्परेचर आया 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इस बॉडी का टेम्परेचर पे मैंने थर्मामीटर लगा के चेक किया तो यहाँ पे आया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें ये हम यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ पे ये दो बॉडी के बीच में जो हीट का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन पे फ्लो होगा, मैंने हॉट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें देता है टेम्परेचर। थर्ड है, इट इज मेजर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल से इसको हम लोग मेजर करते हैं हीट को, और ये जो मेजर बाय थर्मोमेट्री, और टेम्परेचर को हम लोग थर्मोमीटर से हम इसको मेजर करते हैं। तो ये था इसमें कुछ डिफरेंस। अगला है थ्री टाइप्स का स्केल जो है हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं या फिर हम लोग बात करते हैं। एक होता है सेल्सियस स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा होता है केल्विन केल्विन स्केल। तो इस यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिया है। नंबर फर्स्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसको कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट। तो अलग अलग स्केल में जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, अलग अलग स्केल में अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे केल्विन स्केल में 0 केल्विन, सेंटीग्रेड पे -273, और फ़ारेनहाइट पे -459 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होगा ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जहाँ से, अगर मैं प्योर वाटर की बात करूँ, अगर यहाँ पे प्योर वाटर कंसीडर करूँ, जहाँ से वो वाटर जमने लग जाए, मतलब वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल पे होता है 273 केल्विन, सेंटीग्रेड स्केल पे होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर रूम टेम्परेचर हम लोग बात करते हैं एट द रूम टेम्परेचर, जो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं रूम टेम्परेचर। तो वो होता है 298 केल्विन केल्विन स्केल पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल पे, और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट स्केल पे। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिसपे वो फ्लूइड उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। तो मतलब फ्लूइड को या फिर वाटर को बॉयल होने के लिए 273 केल्विन चाहिए। वाटर को बॉयल होने के लिए केल्विन स्केल पे टेम्परेचर 273 चाहिए, ये सेंटीग्रेड स्केल पे 100 डिग्री, और फ़ारेनहाइट पे 212। अब ये जो है यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल पे 212, अगर मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको, फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 373 केल्विन, यानी ये आपस में ये जो है वो इक्वल होता है। ये डिफरेंट स्केल में इसका मेजर है। अब हम सीखिए, देखिए इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच में। तो इसके लिए हमने ये लिया था, और एक 2 लाइन लिखा था मैंने यहाँ पे, 2 लाइन लिखा था। तो इसके लिए मैंने जैसे कि फर्स्ट जो पहला है वो है कि जैसे कि C माइनस 0 100 माइनस 0, इसको मैंने कैसे किया था, इस चीज को इस ग्राफ से समझिए। मैं सेंटीग्रेड स्केल पे आता हूँ, और हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो होता है ऑब्जेक्ट का है वो नेचर चेंज हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे, देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच के में, क्योंकि और ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर काफी रेयर हम ये होता है। तो हम लोग बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो देखिए सेंटीग्रेड स्केल पे हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इसको हम कहेंगे हायर टेम्परेचर, और फ्रीजिंग पॉइंट लो टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए C माइनस 0, दैट मीन सेंटीग्रेड स्केल है, इसमें इसका लोअर पॉइंट है मेरा 0 डिग्री, तो मैंने 0 लिखा, बाय 100 मैक्सिमम, 0 लोअर। फ़ारेनहाइट स्केल पे देखिए फ्रीजिंग पॉइंट 32 है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 12 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है F माइनस 32, दैट मीन्स हो गया फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 जो है वो लोअर वैल्यू है। मैंने ये, अगर इस वैल्यू को हम बोल सकते हैं, ये जो 32 है इसको हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट।
और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। केल्विन स्केल पे हो गया, ये केल्विन स्केल है, 273 डिग्री इसका लोअर पॉइंट है, और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, और ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग रिलेशन निकाले। फिर इसका वो जो सब्ट्रैक्ट करके C/100 जो भी आया कैलकुलेशन किया मैंने, फिर इसको मैंने काट दिया। काटे मतलब ये अगर नीचे बराबर है तो इसको 20 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, और ये भी हो जाएगा 5। तो यहाँ पे C/5 F32/9 के 273/5, ये हमारा एक रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन से हम कोई भी रिलेशन, अगर मेरे पास टेम्परेचर है केल्विन में तो फ़ारेनहाइट में हम लोग जा सकते हैं, अगर फ़ारेनहाइट में है तो केल्विन में जा सकते हैं, या फिर अगर सेंटीग्रेड में है फिर भी हम केल्विन में जा सकते हैं। तो हम लोग तीनों यहाँ से रिलेशन निकाल लिया, फिर कहीं से भी हम कहीं भी जा सकते हैं। तो उसके बाद ये जो रिलेशन आया है, ये हम थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने इस रिलेशन को लिख लिया है, k इक्वल टू 273 प्लस c। ये इक्वेशन अगर आप यहाँ से कि मैंने इस दोनों के बीच में अगर रिलेशन निकालेंगे तो यही आपका आ जाएगा। क्योंकि सपोज कीजिए अगर मैं निकालता हूँ C/5 इक्वल टू k माइनस 273/5, नीचे का 5 कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये, यहाँ से 273 को मैं इस साइड ले आता हूँ इक्वल टू के, तो k इक्वल टू आ जाएगा 273 प्लस c, ये रिलेशन आ गया। या फिर अगर मैं यहाँ से c इक्वल टू डायरेक्ट करूँ तो k माइनस 273, यानी अगर मेरा टेम्परेचर केल्विन में है तो मैं उसे सेंटीग्रेड में बदल सकता हूँ, अगर सेंटीग्रेड में है तो मैं उसे केल्विन में बदल सकता हूँ। तो ये इसी इक्वेशन से आया हुआ है ये चीज। इसके बाद दो नॉमेरिकल प्रॉब्लम लिए थे हम लोग कि एक ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, तो फिर इसकी सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल में क्या होगा। तो ये इसका हम लोग जानते हैं कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल का रिलेशन क्या होता है। तो फ़ारेनहाइट और यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको, जैसे कि C/5 F32/9, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस जो होगा वो लिखेंगे, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। C/5 इक्वल टू F32 बाय ये रिलेशन होता है 9। अब यहाँ पे हम लोग C तो मुझे सेंटीग्रेड में जाना है तो C को मुझे रखना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे C/5 F कितना है 98.6 माइनस 32/9, तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये आएगा 66.6/9। और ये अगर मैं C यहाँ पे C इक्वल टू निकालूँ तो ये कल हम लोग कैलकुलेट किए थे तो आया था करीब 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर आया था। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी एक स्केल से दूसरी स्केल में हम लोग जा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल था कि 100 डिग्री से 100 केल्विन है, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में और जाना है सेंटीग्रेड में, तो हम लोग हमारे पास रिलेशन है ये सेंटीग्रेड इक्वल टू k माइनस 273। तो रिलेशन को लिखेंगे यहाँ पे सेंटीग्रेड इक्वल टू k माइनस 273। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना k का, k की जगह पे हम 100 लिखे माइनस 273 इक्वल टू माइनस 173 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका ये आ जाएगा इन सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल में। ये दो नॉमिकल प्रॉब्लम लिए थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी कहीं पे भी, तो क्या होता है वो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, या फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, या फिर उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो अगर बात करूं तो अगर सपोज कीजिए एक रॉड है, इस टाइप का लेंथ लंबाई वाला रॉड है, मैं इसको यहाँ पे हीट प्रोवाइड करूं तो इस डायरेक्शन में ये बढ़ना ज्यादा बढ़ेगा। लिक्विड हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर इस टाइप का कोई एक सरफेशियल एरिया हो जैसे कि कुछ टाइप हो तो इसका एरिया बढ़ेगा, और अगर क्यूब हो तो फिर वहां भी तीनों चीज इसका बढ़ेगा। तो अलग अलग केसेस में आता है ये। तो तीन चीज आता है यहाँ पे, थ्री टाइप का जो होता है वो एक्सपेंशन होता है। थर्मल जो होता है वो एक्सपेंशन होता है जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग। जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपेंड होगा, जब उसको ठंडा करेंगे तो वो क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा। जैसे कि हम लोग कांच वाला एग्जांपल कल समझे थे कि कांच का ग्लास पे कभी गौर किए होंगे कि जब कांच का ग्लास है उसको सडनली अगर गर्म पानी डालें तो वो फूट जाता है,
फट जाता है, क्रैक कर जाता है ग्लास। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हमने यहाँ पे देखा था कि सपोज कीजिए ये कांच का लेयर ग्लास का, ये इस टाइप का एक ग्लास है और ये इस टाइप का ये विड्थ ऑफ द ग्लास है, ठीक है, ये कांच है, ये मेरा पूरा कांच का ग्लास है, इतना मोटा है सर, सपोज कीजिए इसका थिकनेस ये वाला है। जब हम इस पे ग्लास के अंदर में हाई टेम्परेचर मैंने गर्म चीज, हॉट चीज हम जब डालते हैं तो क्या होगा, ये जो सरफेस है, अंदर का सरफेस है, ये हॉट होता है और ये अंदर का सरफेस एक्सपेंड करता है, जबकि बाहर का टेम्परेचर क्यों बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि जो ग्लास है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को कंडक्ट नहीं की जाने देता है। तो अब सेम टू सेम रहा, इधर का सरफेस क्या बोलते हैं उसको, वो एक्सटेंड किया, मैंने एक्सपेंड किया, तो एक साइड एक्सपेंड, एक साइड जैसा कहता है सर, तो वहां पे क्या होता है, ग्लास क्रैक कर जाता है। आपने देखा होगा कि क्रैक किया हुआ ग्लास से जहाँ पे क्रैक करता है, जब वो छोटा सा क्रैक रहता है तो वहां से पानी का लीकेज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो जो क्रैक होता है, अब अंदर का सरफेस जो होता है वो एक्सपेंड करता है, बल्कि जबकि बाहर का सरफेस जैसा का तैसा रहता है, इसलिए वो अंदर से जो होता है वो क्रैक कर जाता है, जिस वजह से वो फटा हुआ ग्लास भी हम लोग कुछ दिन तक रखे तो रह जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। जब हम किसी को हीट करते हैं और वो एक्सपेंड कर जाए तो उसको हम लोग कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। जस्ट एक एग्जांपल लीजिए, सपोज थर्मल एक्सपेंशन को समझने के लिए तो यहाँ पे एक फ्लूइड है, जब इसका टेम्परेचर 70 डिग्री था तो इस फ्लूइड का लेवल यहाँ पे था, जब इसका 140 हो गया तो सपोज यहाँ से वह इतना दूर तक एक्सपेंड कर गया, ये एक्सपेंड कर गया, और जब ये 180 टेम्परेचर हुआ तो ये जो डब्बा है इससे पानी बाहर निकलने लगा, दैट मीन्स एक एक्सपेंड हो रहा है, उसका वॉल्यूम जो है वो लगातार बढ़ रहा है जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ। तो यही हो गया सेम सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए अब यहाँ पे एक नया चीज इंट्रोड्यूस हो रहा है हम लोगों के सामने कि सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर यहाँ पे एक सॉलिड है, सॉलिड, लिक्विड और हम लोग जानते हैं गैस, थ्री स्टेट ऑफ मैटर, तो स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सपेंड इन सॉलिड मच लेस। सॉलिड में जो एक्सपेंड होगा वो बहुत ही कम होगा कंपेयर टू लिक्विड और गैस। गैस और सॉलिड के कंपेयर में सॉलिड में एक्सपेंड जो होगा, एक्सपेंशन जो होगा काफी कम होगा। दूसरा था अकॉर्डिंग सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, that's why solid have follow three types of expansion. नंबर फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन दैट मीन्स लंबाई में अगर बढ़ जाए तो उसको जब मैं हीट प्रोवाइड करूं और उसके लेंथ में चेंज आए, लीनियर एक्सपेंशन। अगर उसके सरफेस दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस टाइप का और उसके मतलब लेंथ और ब्रेथ में बढ़ गया, जैसे कि सपोज कीजिए क्या है, इसके लंबाई बढ़ा और ये इसका इधर से बढ़ा, लंबाई चौड़ाई बढ़ गया, तो हम कहेंगे उसका सरफेस एक्सपेंड कर गया और इंक्रीज इन वॉल्यूम। और अगर किसी का अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मतलब ऑल टाइप्स ऑल साइड से, लेंथ, हाइट एंड वेट सब अगर सारा इंक्रीज हुआ तो हम उसको कहेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो हम लोगों ने कल देखा था लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन से ही लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आता है। ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली जब हम एक रॉड को हीट किए करते हैं तो क्या होता है कि वह उसका जो लंबाई बढ़ जाता है। ये जो लंबाई बढ़ेगा वह कुछ दो चीजों का प्रोपोर्शनल होता है। नंबर फर्स्ट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड और दूसरा राइजिंग टेम्परेचर। जो उसका ओरिजिनल लेंथ मतलब प्रारंभिक जो लंबाई था उसका प्रोपोर्शनल होगा और जो टेम्परेचर मैंने बढ़ाया उसका प्रोपोर्शनल होगा। फिर तो ये दो चीजों का प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड और दूसरा राइजिंग टेम्परेचर। अब फिर यहाँ पे मैंने माना लेट L1 इज द लेंथ ऑफ द रॉड एट T1 टेम्परेचर। सपोज कीजिए ये एक रॉड है, मैंने एक रॉड बनाया, इसको एक रॉड है। कब? जब इसका टेम्परेचर जो है
टेम्परेचर इसका लेंथ जो भी हो उसका टेम्परेचर T1 है। रड को हीट किया, मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, तो हमने क्या देखा कि ये रड जो है वो इतना सा लंबा हो गया, ठीक है, इतना सा वो लंबा हो गया। यानी अब यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका जो लेंथ होगा L2 हो गया टोटल लेंथ, और इसका टेम्परेचर जो है वो T2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, T2 डिग्री हो गया। बस वही चीज मैंने लिखा है। इनिशियल लेंथ ऑफ द रड मानी फर्स्ट जो प्रारंभिक और ओरिजिनल लेंथ या मेरा जो पहले का जो था T1 टेम्परेचर पे लेंथ और T2 टेम्परेचर पे लेंथ मेरा L2 है। देन इंक्रीज इन लेंथ, जो लंबाई में चेंजेस आया वो दो चीजों का प्रोपोर्शनल है हमने देखा। तो लंबाई में चेंजेस कितना आया, सपोज कीजिए ये लंबाई बढ़ के इतना L2 हो गया और पहले था मेरा L1, तो चेंज इन लेंथ ये हो गया L2 माइनस L1 जो होगा वही मेरा हो गया चेंज इन लेंथ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल टेम्परेचर था मेरा T1, अब बाद में हो गया मेरा टेम्परेचर T2 बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, तो T2 माइनस T1 इसको हम कह सकते हैं बढ़ा हुआ टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो ये जो L2 माइनस L1 है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये T2 माइनस T1 का, यानी राइज इन टेम्परेचर का। अब नेक्स्ट में हम क्या किए, इसको दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला के लिखें, यानी L2 माइनस L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम इसको लिख सकते हैं L1 इंटू T2 माइनस T1। अब जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ, एक कांस्टेंट घुस गया जिसको हम कहते हैं अल्फा। वेयर अब यहाँ पे अल्फा क्या है, ये जो अल्फा है इसी को हम कहते हैं वेयर अल्फा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होगा। अगर मैं कॉपर का रॉड लूँ उसके लिए अलग होगा, मैं अगर अल्युमिनियम का रॉड लूँ उसके लिए अलग होगा, अगर मैं इसके बाद आयरन का रॉड लूँ तो उसके लिए अलग होगा। मतलब ये जो अल्फा का वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं है, ये डिफरेंट मटेरियल मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए इसका वैल्यू भी चेंजेस हो जाएगा। अब ये जो अल्फा आया इसी अल्फा को बोला जाता है इसी अल्फा को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मतलब जब हम हीट प्रोवाइड किए उसके लंबाई में बढ़ा तो एक कोएफिशिएंट आया, और उसी कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, कोएफिशिएंट नहीं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, और उसी कांस्टेंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। तो जिस रॉड को मैंने कंसीडर किया ये उस रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अब फिर यहाँ से इस इक्वेशन से, ये जो अपर इक्वेशन है इस इक्वेशन से हमने क्या किया, ये जो L2 का वैल्यू फाइंड कर लिया, यहाँ से L2 इक्वल टू क्या, L1 को उधर ले गया, फिर L1 को कॉमन करके ये वैल्यू आया, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। फिर इस इक्वेशन से अल्फा का वैल्यू लिख लिया, एल यहाँ से इस इक्वेशन से अल्फा का वैल्यू तो हो गया अल्फा इक्वल टू L2 माइनस L1, फिर यहाँ पे L1 इंटू T2 माइनस T1। ये है क्या चीज, इंक्रीज इन लेंथ, इनिशियल लेंथ इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। आगे देखते हैं। अब ये जो हम लोगों के पास आया अल्फा, ये अल्फा जो आया इसका डेफिनेशन क्या होगा, उस चीज को हमने कल देखा था। इसका जो डेफिनेशन है और वो अगर डेफिनेशन अगर इस इक्वेशन की बात करें हम लोग, जो अल्फा इक्वल टू आया था हम लोगों के पास, अल्फा इक्वल टू L2 माइनस L1 बाय ये था L1 इंटू T2 माइनस T1। इस इक्वेशन के बारे में बात करें तो ये अल्फा जो है ये आता है हम लोगों के पास निकल के कि अगर चलिए यहाँ से देख लेता हूँ मैं। Thus, the coefficient of linear expansion of a solid defined as the increase in length per unit original length for unit degree rise in temperature। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए उस रॉड का तो उसके लेंथ में जो चेंजेस आएगा पर यूनिट लेंथ में उसी को बोला जाता है अल्फा। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, आज हम लोग भी देखें और भी कोएफिशिएंट आएगा हम लोगों के पास, तो वहां भी देखेंगे इन सब चीजों को। उसके बाद फिर मैंने इसका यूनिट के बारे में बात किया, तो इसका यूनिट होता है डिग्री पर
डिग्री पर सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट पर फ़ारेनहाइट और पर केल्विन होता है इसका यूनिट। तो ये था मेरा प्रीवियस क्लास का। आज का जो है हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सरफेशियल एक्सपेंशन का। तो सरफेशियल एक्सपेंशन जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वो लीनियर एक्सपेंशन था, उसी तरह से अब ये सरफेशियल एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन को देखेंगे। वहां पे मेरा चेंजेस हो रहा था L1, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द रड। यहाँ पे सरफेस के बारे में बात होगा तो वहां पे हम लोग S1 और S2 कंसीडर करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली increase in surface area of a solid due to increase in temperature is proportional to, दो चीजों का प्रोपोर्शनल होगा, ओरिजिनल सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड राइज इन टेम्परेचर। सेम टू सेम जो प्रोसेस वहां पे अप्लाई किया था, मैं यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेस अप्लाई करूंगा इसका मतलब इसका एक्सप्लेनेशन में। फिर इसके बाद जो कांस्टेंट आएगा उसका डेफिनेशन के लिए एकदम D2 सेम टू सेम प्रोसेस में अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है S1 जो है वो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड एट T1 टेम्परेचर। सपोज कीजिए कोई सॉलिड है यहाँ पे, इसका जो सरफेस एरिया कंसीडर किया है मैंने S1, कब? जब इसका टेम्परेचर है T1। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो हम लोगों ने देखा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका क्या होता है, इसका एरिया इंक्रीज होता है। सपोज कीजिए ये मेरा था ओरिजिनल स्टेट था ऑफ द मैटर, बाद में जब मैंने इंक्रीज किया टेम्परेचर को तो वो एक्सपेंड होके कुछ इस तरह मतलब इतना बढ़ गया इसका सरफेस, इसका इतना सरफेस जो है मेरा वो बढ़ गया। ये वाला जो मैंने डॉट किया ये सरफेस बढ़ गया जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया। तो ये जो टोटल एरिया को मैंने कंसीडर किया S2, और ये टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे एरिया जो है वो S2 हो गया, S1 से S2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अब हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे कि एरिया जो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया इंक्रीज होगा तो S2 माइनस S1 हो जाएगा, और टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट जो होगा वो T2 माइनस T1 हो जाएगा। धनीराम समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो ये दो स्टेटमेंट लिखा है कि वो प्रोपोर्शनल होता है, तो जो इंक्रीज इन एरिया है, इंक्रीज इन एरिया S2 माइनस S1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल सरफेस एरिया, दैट मीन्स ओरिजिनल सरफेस एरिया, दैट मीन्स मेरा S1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा राइज इन टेम्परेचर, जो मेरा एरिया बढ़ा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज इन टेम्परेचर का, तो T2 माइनस T1 इज द राइज इन टेम्परेचर। तो ये हो गया दो आया, फिर दोनों को जब मैंने मिलाया तो S2 माइनस S1 इक्वल टू, यानी चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, S2 माइनस S1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हो जाएगा S1 T2 माइनस T1। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आया, और वो ये कांस्टेंट है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका नाम है बीटा। तो ये जो कांस्टेंट आया बीटा, where beta is proportional constant is different for different material and is called coefficient of surfacial और surface expansion, और इसी को बोला जाता है coefficient of surfacial और surface expansion। ये जो हम लोग के पास बीटा आया, फिर उसी तरह निकालेंगे द सरफेस एरिया टेम्परेचर T2 पे, फिर मैंने उसका सरफेस एरिया को फाइंड कर लिया। अच्छा ये लाइन कैसे आया, यह भी समझ में आ रहा है? तो पिछला कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, अगर यहाँ पे किसी को थोड़ी सी भी डाउट है तो बोलिए, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ये लाइन कैसे आया? एक्चुअली यही लाइन आया है जो, चलिए मैं लाइन यहाँ पे लिख लेता हूँ। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था इक्वेशन को, जो था मेरा S2 माइनस S1 इक्वल टू बीटा, क्या था ये बीटा, उसके बाद था ये S1 और ये था T2 माइनस T1। ये जो रिलेशन था इसी से हमने किया है। कैसे किया है देख लीजिए, हमने निकाला S2 इक्वल टू
अब ये S1 को उधर में ले जाऊं तो यहाँ पे माइनस है तो उधर ले जाके प्लस हो जाएगा। तो चलिए S1 को मैं यहाँ पे रखा, फिर प्लस, ये हो जाएगा मेरा बीटा, यहाँ पे भी हो जाएगा S1, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। अब यहाँ भी S1, यहाँ पे भी S1, तो S1 को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे S1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1, ये यहाँ से आया। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ सरफेसियल एक्सपेंशन, अब यहाँ से बीटा इक्वल टू निकालनी है S2 बाई S1, S1 इंटू T2 बाई T1, सेम वहाँ पे लिखेंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया बाय इनिशियल सरफेस एरिया एंड राइज इन टेम्परेचर। तो ये निकल आया मेरा बीटा इक्वल टू। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन ऑफ बीटा, इन अबव इक्वेशन वी पुट S1 इक्वल टू 1, दैट मीन्स जो सरफेस एरिया यूनिट हमने लिया है, टेम्परेचर को मैंने यूनिट बढ़ाया, दैट टेम्परेचर जो है वो यूनिट बढ़ा है, यूनिट। देन जो कोएफिशिएंट ऑफ सरफेसियल एक्सपेंशन इक्वल टू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया, यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने से जो सरफेस एरिया में इंक्रीजमेंट होता है, वह इंक्रीजमेंट पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम को ही हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सरफेसियल एक्सपेंशन। उम्मीद करता हूँ ये समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। बोलिए, इस पे गौर कीजिए थोड़ा सा, जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज पे गौर कीजिएगा थोड़ा। धनीराम, यस सर। ये समझ में आया? नो सर। कल भी मैंने यहाँ पे ये जो जब डेफिनेशन ऑफ इसको अल्फा को समझाया था, तो काफी सभी लोगों ने कहा था कि समझ में आ गया। तो मैं जानना चाहूंगा, बताइए तो जरा, किसको बोलूं, कोई अपने से बता दीजिए। रुद्र प्रताप, सुजॉय, विमल, कोई भी बताइए। लगता है कोई बताएंगे। इसे कहाँ बताइए, आप बताइए। सर इसका या पहले वाला? कोई बात नहीं, दोनों तो सेम ही है। वहां पे था सिर्फ, वहां पे लेंथ था, यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया है, दोनों तो सेम चीज है। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग देखते हैं आगे। चलिए छोड़िए, अब म्यूट कर लीजिए। हम लोग, मैं समझाता हूँ, मुझे आता है, मैं समझा रहा हूँ। चलिए ये क्या है, चलिए इस इक्वेशन को पहले मैं लिखता हूँ। बीटा इक्वल टू, ये था S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 इक्वल बाय, ये था S1 इंटू T2 माइनस T1। अब मैंने क्या क्या कंसीडर किया है, S1 इक्वल टू पुट, मतलब लिखे हैं 1, दैट मीन्स अगर ये ओरिजिनल लेंथ को अगर मैं यूनिट कंसीडर कर लूं, यूनिट, ठीक है, और राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर, इसको भी अगर मैं यूनिट मानूं, यूनिट, देखिए यहाँ भी मैंने लिखा है 1 यूनिट, देन अगर ये दोनों 1 यूनिट हो जाए तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेसियल एक्सपेंशन इक्वल टू, ये क्या है मेरा, चेंज इन सरफेस एरिया, या फिर बोल सकते हैं इसको इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तब वो जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ सरफेसियल एक्सपेंशन किसके बराबर हो जाएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज में लिख दिया है। द कोएफिशिएंट ऑफ सरफेसियल एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया, ये हो गया, इसको हम बोलते हैं, यही बोलेंगे जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा भी,
यहाँ से इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया, यहाँ तक ये हो गया। फॉर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी यूनिट डिग्री दैट मीन्स अगर ये यूनिट हो राइज इन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो अगर ये यूनिट डिग्री टेम्परेचर राइज करे तो ये जो दोनों का रेशियो आएगा चेंज इन इंक्रीज इन सरफेस एरिया टू द ओरिजिनल सरफेस एरिया, इसी को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सरफेशियल एक्सपेंशन। क्लियर है ये? यस सर। अब इसका यूनिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका जो यूनिट है, यूनिट हो गया, सेम यूनिट होगा इसका भी, क्योंकि अगर देखें तो सेम चीज ही है। यहाँ पे नीचे मेरा तो ये दोनों यूनिट है, और ये टेम्परेचर का यूनिट हम लोग जानते हैं, ये दोनों एरिया है। सपोज कीजिए कि ये इंक्रीज इन एरिया है और ये ओरिजिनल सरफेस एरिया है, बट एरिया तो दोनों है। अगर यहाँ पे ऊपर में मीटर एरिया है मीटर स्क्वायर, नीचे भी मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट जो भी मैं थीटा लिख लूँ तो ये मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो यूनिट होगा टेम्परेचर का वही 1/टेम्परेचर, यानी हम लोग टेम्परेचर को नहीं ले सकते हैं वैसे 1/थीटा, तो थीटा का यूनिट जो होगा वही होगा। तो डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड पर केल्विन, तो ये भी दोनों का जो यूनिट होगा अल्फा बीटा, और एक नेक्स्ट आएगा गामा, वो भी तीनों का यूनिट हम लोग का सेम होगा। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब वहां पे एरिया सरफेशियल है, उसमें दो चीज बढ़ता है। हम लोग जानते हैं जब भी एरिया की बात आया तो वहां पे L इंटू बी की बात होती है, और जब भी वॉल्यूम का क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात हो तो वहां पे हम लोग वॉल्यूम को लेते हैं। वॉल्यूम में हम लोग आता है LB इंटू एच, मतलब चारों दिशा में बढ़े तो हम लोग उसको कहते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो एक्सपेरिमेंटली सेम केस, सेम लैंग्वेज, सेम केस। अगर आप एक को याद रखते हैं तो आप तीन को इजीली बना सकते हैं। तो इसको एग्जाम, आई थिंक अगर आप एग्जाम में तीनों में से किसी एक को भी अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, तो अगर आपका सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आता है तो तीनों में से कोई भी एक को आप लिख सकते हैं। सेम लैंग्वेज मैंने रखा है, सेम, मतलब कोई लैंग्वेज में कोई भी परिवर्तन मैंने नहीं किया है इजी के लिए। चलिए देखते हैं इसको। एक्सपेरिमेंटली increase in volume of your solid due to increase in temperature, temperature is proportional to नंबर फर्स्ट ओरिजिनल वॉल्यूम और दूसरा राइज इन टेम्परेचर। तो मैंने फिर वही कंसीडर V1 इज द ओरिजिनल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एट T1 टेम्परेचर, और V2 जो हो गया वो T2 टेम्परेचर पे हो गया। फिर मैंने सेम किया है वहाँ पे V2 माइनस V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S1। फिर मैंने ये चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर। फिर यहाँ से लाया है इक्वेशन को, एक हमारे पास ये आ गया है कांस्टेंट, इसको हम लोग यहाँ कहेंगे गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। गामा आया है, ठीक है। और ये जो इसी ये जो गामा है ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। वेयर देखिए, वेयर गामा इज अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल एंड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये है मेरा तीनों का सेम चीज। फिर मैंने उसका T2 टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होगा फिर उसी टाइप का निकाला। फिर मैंने ये सेम चीज लिखा है, एकदम हर एक में सेम चीज ही है, ठीक है। यहाँ पे गामा इक्वल टू मैंने निकाल लिया है। और फिर गामा को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो सेम जैसे मैंने अभी कोएफिशिएंट ऑफ सरफेशियल या फिर सरफेस को मैंने किया था, सरफेस एरिया वाला किया था, उसी तरह मैं इसको भी डिफाइन कर सकता हूँ। डेफिनेशन ऑफ गामा देख लीजिए इसको, इसके डेफिनेशन को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, और अगर कहीं पे ट्रबल होता है, कहीं पे डाउट होता है तो आप मुझे बोलिए, मैं फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। धनीराम एक बार देख लीजिए, सभी को बोल रहा हूँ मैं। यस सर, समझ गए। इशिका जी आप? यस सर। उसके बाद और भी जॉन, रुद्रा, सुजॉय, सुषमा। यस सर। यूनिट भी सेम होगा क्योंकि वो रेशियो तो सेम चीज का हो जा रहा है, जिस वजह से यूनिट भी यहाँ पे सेम होगा। जैसे कि हमने देखिए
यहाँ पे हम लोग अगर गामा इक्वल टू मैं लिखूं तो ये था मेरा V2 माइनस V1 बाय V1 इंटू T2 माइनस T1। तो ये भी V1, ये भी एरिया, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है, तो उसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन जो टेम्परेचर है T2 माइनस T1, बस उसी के बेसिस पे ये यूनिट सब रहेगा। सर हाँ, इसमें क्वेश्चन किस तरह आता है सर? क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में कि डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय, या फिर डिफाइन ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, और इसका कुछ नॉमेरिकल प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, वो चलिए हम लोग नॉमेरिकल प्रॉब्लम भी एक है हमारे, मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, मैं नॉमेरिकल प्रॉब्लम में करवाते रहूंगा। अगला है रिलेशन बिटवीन, ये जो तीनों हम लोगों के पास आया रिलेशन, अल्फा बीटा और गामा के बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन को याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज हमें बहुत सारा करना होगा जब हम नॉमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ओनली रिलेशन, फॉर्मूला, नो डेरिवेशन। ठीक है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्शनल है, इसका डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिलेशन है अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 एंड गामा बाई 3, बहुत ही ईजी है। इसको मैं इस तरह से याद रखता हूँ, मैं खुद की बार अल्फा लिखता हूँ यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे इक्वल टू बीटा लिखता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं गामा लिख देता हूँ, फिर इसके नीचे 1 लिख देता हूँ, इसके नीचे 2 लिख देता हूँ, और इसके नीचे 3 लिख देता हूँ। तो ये हो गया इसका याद रखने का तरीका। ठीक है, कुछ नहीं है, अल्फा बाई 1, बीटा बाई 2, गामा बाई 3, इधर तीनों इक्वल कर दीजिए, नीचे 1 2 3 लिख दीजिए। तो ये हो गया इसका, इसके बीच का रिलेशन है। अगला टॉपिक है मेरा, आपका सिलेबस का पार्ट है ये, चेंज ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ डेंसिटी में चेंजेस आता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग किसी भी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है, सॉलिड का हो चाहे लिक्विड का हो चाहे वो गैस का हो। ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अच्छा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मास सेम रहा, दैट मीन्स क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा। इस चीज को समझिए। सपोज कीजिए कि मेरे पास इतना बड़ा एक सब गोला था, इसके बीच में ये जो हम लोग जानते हैं ये मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, इसके बीच में 50 मॉलिक्यूल से मिलके ये बना हुआ है। ठीक है, 50 मॉलिक्यूल इसके अंदर है। अब मैंने इसको हीट प्रोवाइड किया और इसको ये बड़ा हो गया। अच्छा, इसके अंदर तो मॉलिक्यूल अभी भी 50 है। अब क्या हुआ, इसका जो सरफेस एरिया बढ़ गया मेरा, यानी वॉल्यूम इसका बड़ा हो गया। मास भी वही है, इसका जो अगर मैंने मास 2 kg कंसीडर करूं, इसका भी मास 2 kg है, सिर्फ बढ़ा क्या, टेम्परेचर बढ़ा और इसका वॉल्यूम में चेंजेस आए, तो डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू जो होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यानी सपोज कीजिए इसका मास था 2 kg और इसका वॉल्यूम को अगर मैं 5 यूनिट मान लूं, 5 यूनिट, इसका वॉल्यूम है 5 यूनिट और इसका वॉल्यूम हो गया मेरा 8 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो डेंसिटी का जो होगा, ये 2 kg था, तो 2/5, 2/5 दैट मीन्स हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा, 0.4 हो गया। अब ये आ गया यहाँ पे 8, इसका जो है वॉल्यूम हो गया वो 8 हो गया, और इसका जो मतलब मास था वो 2 था, तो ये हो जाएगा 2/8। इसका जो डेंसिटी जो हो जाएगा वो 0.0 फिर 4 5। तो अब देखिए, जब इसका वॉल्यूम जब था 5 तो इसका डेंसिटी था 0.4, और जब इसका डेंसिटी इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो हम डेंसिटी हमने क्या देखा, 0.2 आ गया। दैट मीन्स अगर मास और उसका जो मास सेम रहता है, मास में कोई चेंजेस नहीं आता है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो क्या होता है वहां पे देखते हैं कि उसका डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है। As the volume of your solid increase with the rising temperature, mass remains same if density decreases according to the this relation। तो ये रिलेशन के अनुसार जो है वो मास जो है हम लोगों का वो डिक्रीज हो जा रहा है।
ये हो गया डेंसिटी, डेंसिटी, ये भी हो गया डेंसिटी। ठीक है, ये अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग डेंसिटी हो गया है। इससे रिलेटेड एक हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका जो है वो डेंसिटी कैसे कम होता है या डेंसिटी कैसे बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। तो ये जो रिलेशन है, ये डेरिवेशन हमने डेरिवेशन कर दिया है एक्चुअली, बट ये डेरिवेशन आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, ऑप्शनल है वो। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन आपको बस ये जानना, ये रिलेशन को जानना है आपको, वेयर ρ1 एंड ρ2 are the density of the given solid at temperature T1 पे डेंसिटी ρ1 एंड T2 पे डेंसिटी हो गया इसका ρ2। आइए, ये है डेरिवेशन। डेरिवेशन आपका ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये ऑप्शनल है। लेकिन बहुतों का होता कि सर ये रिलेशन आया तो आया कहाँ से, इसलिए मैंने इसको ले आया। तो तो डेंसिटी का हम लोग जानते हैं मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी जब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो एक जो होता है वॉल्यूम और डेंसिटी, अगर मास मेरा कांस्टेंट है ऑल टाइम, अगर मास मेरा कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर T1 या टेम्परेचर T2 पे ऑल टाइम मेरा मास जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो V1 दैट मीन्स वॉल्यूम 1 इंटू डेंसिटी 1, और ये दोनों जो होगा वो एक दूसरे का इक्वल होगा। फिर यहाँ पे मैंने रेशियो निकाल लिया है ρ2 बाय ρ1 का रेशियो में, ρ2 बाय ρ1 का रेशियो में इक्वल टू हो गया V1 बाय V2। अब यहाँ पे याद कीजिए कि V2 का हम लोग एक अभी कुछ देर पहले यहाँ पे शायद या फिर इससे पहले ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, V2 इक्वल टू ये वाला हम लोग जानते हैं, V2 इक्वल टू, तो V2 के जगह पे हम सिर्फ ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। V2 की जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कॉमन में मेरा V1 आ जाएगा, और ये ऊपर में भी V1 यहाँ पे इसके साथ भी V1 है, V1 बाय इतना होता है, तो ये फिर मेरा वहां से हुआ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन आता है मेरा डेरिवेशन पार्ट के थ्रू से मैं अगर जाऊं तो ये रिलेशन हम लोग के पास आता है। अगला है एक क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप समझ सकते हैं इस सारी चीजों को कि वॉल्यूम डेंसिटी कैसे डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। बनाना शुरू करेंगे हम लोग। गिवन क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ प्लेटिनियम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं इसका डेंसिटी है तो इसको रो ही मानेंगे हम लोग। रो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, प्लेटिनियम है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका जो डेंसिटी जो दिया हुआ है वह कितना है 2140 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद है व्हाट इज डेंसिटी एज 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे दिया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दैट मींस अल्फा इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास 9 × 10⁻⁻6 पर केल्विन, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई चेंजेस नहीं करना है। ये दो चीज दिया हुआ है, हमको निकालना है डेंसिटी ऑफ प्लेटिनियम एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका डेंसिटी क्या होगा हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए, हम लोग के पास रिलेशन है, एक फॉर्मूला है जो हम लोग जानते हैं कि ये डेंसिटी 2 इक्वल टू होता है ये हो यहाँ पे ρ1 बाय ये था 1 प्लस क्या था वो गामा, 1 प्लस ये था गामा और था यहाँ पे T2 माइनस T1। ये रिलेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बस इस रिलेशन में पुट करना है। लेकिन उससे पहले हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा को निकालना है। तो हम लोग अब हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो अल्फा कितना, अल्फा का वैल्यू है ये है, हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू अल्फा का वैल्यू जो
तो इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि गामा का जो वैल्यू है वो 27 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन आ गया मेरा। तो मुझे गामा मिल गया। अब ये गामा मुझे मिल गया, ये मिल गया। अब हम लोग का डेंसिटी रो ये दिया हुआ है, तो इतना पे डेंसिटी क्या हुआ हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग ρ2 को फाइंड करेंगे। ρ2 दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ प्लेटिनियम एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ρ1 यानी ये क्या था 2140 बाय यहाँ पे नीचे 1 प्लस यहाँ पे था गामा। गामा का वैल्यू हमारे पास लोगों ने देखा 27 इंटू 10⁻⁻6 था। और टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर यानी 400 माइनस 10, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। जो आएगा मेरा वही हो जाएगा डेंसिटी एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लेटिनियम का डेंसिटी क्या होगा हम उसको यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का। उसके बाद अब इसका कैलकुलेशन पे हम लोग जाएंगे। कैलकुलेशन पे अगर हम लोग जाते हैं तो चलिए आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए ताकि हम इसको इजीली से सॉल्व कर पाए। ठीक है, या फिर आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये 2140 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 27 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये हो जाएगा 390, ये हो जाएगा 400 माइनस 10 इक्वल टू 390। इसका आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा घर में। ये 10 को ऊपर लेके चल जाइएगा, 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस 10⁻6 हो जाएगा। फिर ये 27 इंटू 39 जो है इसको मल्टीप्लाई इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका आंसर है डेंसिटी एट 400 इसका आंसर हो जाएगा 2117.47 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, जो क्वेश्चन जो हमने लिया उसका फाइनल आंसर है ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर है ये। सर पहले वाला दिखाइए सर। पहले वाला ये रहा। अच्छा, इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन को हमने लिया था क्योंकि यहाँ पे टाइम ज्यादा नहीं बचता है। मैं इसी बेसिस के ऊपर जो जितना रिलेशन को हमने पढ़ा, जितने सारे डेरिवेशन को किया, इसी बेसिस पे मैं और एक दो क्वेश्चन आज पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंच जाएगा क्योंकि ये मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो ये पहुंच जाएगा। क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, ऐड कर देंगे, आप उसको सॉल्व कर ले, आप कोशिश कीजिएगा घर में, प्रैक्टिस कीजिएगा उसका सोल्यूशन करने का। ठीक है, सभी को बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक हम नॉमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम जो कोई भी चीज हम पढ़े उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हमारे दिमाग में। आपने देखा होगा कि अब मैंने वो जो उसका डेंसिटी जो मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया कि इस फॉर्मूले के अनुसार वो चेंज हो जाता है, कैसे चेंज होगा, जब मैंने एक नॉमेरिकल प्रॉब्लम से किया तो वो आई थिंक ज्यादा क्लियर हो गया होगा। फिर एक रिलेशन जो था अल्फा बीटा और गामा तीनों के बीच में रिलेशन, तो उसका वैल्यू एक यूनिट मतलब एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करे वो भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक नॉमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट जो है और भी पानी की तरह क्लियर होगा आप लोगों का। चलिए, जो आज हम लोग करवाएं उसमें से किसी को कहीं कुछ क्वेश्चन कोई सवाल